नमस्कार, प्रणाम। मैं कनक तिवारी आज एक ऐसी कहानी लेकर आपके बीच आया हूँ जिसके बारे में आप सब सुनते रहते होंगे, जानते रहते होंगे, पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा। आज हम बात करेंगे भानगढ़ किले के बारे में। भानगढ़ का किला या भानगढ़ का भुतहा किला भारत के सबसे ज़्यादा हॉन्टेड प्लेस में से एक है और भारत का सबसे ज़्यादा रहस्यमयी किला भी है। भानगढ़ के बारे में बताया जाता है कि वहाँ भूत रहते हैं, कोई कहता है यहाँ साए रहते हैं, किसी को वहाँ से रोने की आवाज़ आती है, किसी को चीखने की आवाज़ आती है, किसी को चिल्लाने की आवाज़ आती है, कभी घुंघरू की आवाज़ आती है, कभी पायल की आवाज़ आती है। ऐसा बताया जाता है, ऐसा कहा जाता है, ऐसा सुना जाता है। आज हम उसी भानगढ़ के किले के बारे में बात करेंगे कि आखिर क्या है कहानी इस भानगढ़ के किले की, क्यों यह हॉन्टेड पैलेस है, क्यों यह हॉन्टेड प्लेस है। पुरातत्व विभाग, भारतीय पुरातत्व विभाग के द्वारा वहाँ पर एक साइन बोर्ड भी लगा है कि सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले इस स्थान पर कोई व्यक्ति ना आए। कई कथाएं उस क्षेत्र में इस किले को लेकर व्याप्त हैं। तो आज हम खुलकर बात करेंगे और जो जानकारी प्राप्त की है भानगढ़ के किले के बारे में उसे आपके साथ साझा करेंगे। और आपसे एक निवेदन है कि इस चैनल को, कनक तिवारी ऑफिशियल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि हमारे परिश्रम को आपका स्नेह और आशीष मिलता रहे। करीब 450-500 वर्ष हो गए हैं इस किले के निर्माण के। सन 1573 में राजा भगवान दास, आमेर के राजा थे राजा भगवान दास, उन्होंने इस किले का निर्माण कराया था सन 1573 में। बाद में बताया जाता है कि राजा मान सिंह, जो अकबर के खासम खास थे, अकबर के सेनापति थे, मान सिंह के भाई राजा माधव सिंह की राजधानी भी रहा ये भानगढ़। यह 3 मंजिला इमारत है, काफी बड़ा किला है। आज उस किले का एक बड़ा हिस्सा खंडहर में तब्दील हो चुका है, लेकिन फिर भी बहुत बड़ा किला होने के नाते महल कहीं से भी यह नहीं लगता है कि इसमें कहीं खंडहर भी होगा। इस किले के निर्माण से जुड़ी जो सन 1573 ईस्वी में यह किला बनवाया जा रहा था, तो उसी किले के समीप कहा जाता है कि इस किले में जो हॉन्टेड स्टोरी, इस किले की जो भूतही कहानियाँ दुनिया के सामने, हॉरर स्टोरीज चर्चित हैं, तो बताया जाता है कई कहानियाँ उससे जुड़ी हुई हैं। तो एक कहानी ये भी है कि जब इस किले का निर्माण कराया जा रहा था सन 1573 ईस्वी में, तो उन दिनों इस किले के समीप पर एक बाबा थे, बाबा बालनाथ योगी जी। बाबा बालनाथ योगी राजा भगवान दास के पास पहुंचे जो इस किले का निर्माण करा रहे थे। उनसे कहा कि आप बेशक किला बनवाइए और मेरा आशीष है आपके साथ कि आप किला बनवाएं, लेकिन एक चीज का आपसे निवेदन है, एक चीज का जरूर ध्यान रखिएगा, विशेष ध्यान रखिएगा कि जो इस किले की ऊंचाई रखिएगा, इतनी मत रखिएगा कि उस ऊंचाई के कारण उस किले की परछाई मेरी कुटिया पर पड़े। बालनाथ योगी ने कहा, जैसे कोई, हम आप जानते हैं कि कोई ऊंची इमारत हो या कोई मीनार हो या कोई ऊंचा किला हो, तो एक निश्चित समय होता है जब उसकी परछाई जमीन पर बनती है और जिस हिसाब से उसका आकार होता है तो परछाई का भी आकार उसी अनुरूप छोटा या बड़ा होता है। तो बाबा बालनाथ योगी ने कहा कि इस किले की परछाई हमारी कुटिया पर ना पड़े, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। लेकिन इस बात का ध्यान नहीं रखा गया और 3 मंजिला किला बनाया गया। और जब किले की परछाई पड़ती थी तो बाबा की पूरी कुटिया उस परछाई की उसमें ढक जाती थी। और कहा जाता है तभी बाबा बालनाथ योगी ने एक श्राप दिया
कि यह किला खंडहर हो जाएगा, यह किला नष्ट हो जाएगा और इस किले में बुरे साए हमेशा रहा करेंगे। एक तो कहानी ये है। दूसरी कहानी है कि एक समय, ये अलवर के लगा हुआ सब इलाका है, एक समय में सन 1783 के समय लगभग इस इलाके में अकाल पड़ा। जब इस इलाके में अकाल पड़ा तो लोग पानी के लिए, खाने के लिए, यहाँ तक पशु पक्षी तक एक एक बूंद पानी के लिए तरसने लगे। खाने पीने के लिए अन्न की व्यवस्थाएं नहीं थी, पेड़ों पर फल नहीं रह गए, नदियों में पानी नहीं, तालाबों में पानी नहीं, किसी भी प्रकार से जीवन यापन नहीं किया जा सकता था। और इस अकाल के कारण वहाँ के लोग, वहाँ के जो जनता थी, वहाँ के जो आसपास के गांव के लोग थे, हजारों की संख्या में जो लोग किले के पास भी रहते थे, किले के भीतर रहते थे, तो कहा जाता है सन 1783 में इतना भयंकर, इतना भीषण अकाल पड़ा कि वो लोग उस इलाके को और उस किले को छोड़कर चले गए और वो धीरे 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 वो किला आज खंडहर बन गया। और जिसके कारण उसके लोक कथाएं जैसे प्रचलित होती हैं, तो धीरे धीरे क्षेत्र के लोगों ने, आसपास के लोगों ने ऐसा भ्रम फैलाया कि आज भी हम और आप सुनते हैं कि गाँव में जाते हैं कि उस बाग में भूत रहता है, उस बगिया में भूत रहता है, वहाँ वो रहता है, उस कुएं में वो रहता है, उस घर में वो रहता है। तो ऐसी कहा जाता है कि धीरे धीरे कहानियाँ, मनगढ़ंत कहानियाँ प्रचलित हुई और धीरे धीरे वो किला भारत के हॉन्टेड प्लेस में से एक हो गया। दूसरी कहानी बताई जाती है कि भानगढ़ रियासत में एक बार पास के राजाओं ने आक्रमण कर दिया। जब भानगढ़ किले पर आक्रमण किया गया तो इतना कत्ले आम किया गया कि सब कुछ नष्ट हो गया और जो खजाना था भानगढ़ किले के अंदर, वो सब जमीन के अंदर भानगढ़ किले में ही दबाकर रखा गया था। तो जो किले से जुड़े हुए लोग थे, राज परिवार के लोग थे, उन्होंने एक अफवाह फैलाई ताकि हम अपना खजाना निकाल सकें रात में जा जाकर कि यहाँ ऐसा है, भूत है, यहाँ पर ये है, यहाँ पर ऐसी घटनाएं हैं, यहाँ पर साए हैं। तो एक कहानी ये बताई जाती है कि ऐसी कथा प्रचलित की गई उसी राज परिवार के द्वारा ताकि आक्रमण के बाद का जो खजाना था उसे निकाला जा सके और रात में जिन लोगों ने आक्रमण किया था, जिन लोगों ने इस किले पर कब्जा किया था, वो भी किले से चला जाया करें। लेकिन जो सबसे प्रचलित कहानी है, हालांकि कानून या भारत का संविधान इन जैसी बातों का कोई अपनी दृष्टि में स्थान नहीं रखते हैं कि ऐसा भी कुछ होता है। आज तक कोई भी ऐसी अदालती प्रक्रिया भी नहीं हुई है जो ऐसी बातों को लेकर, ऐसी घटनाओं को लेकर, या और ना ही कोई कानून में ऐसा कोई अभी तक अदालत में, कानून में कोई ऐसा आज तक जिक्र नहीं आया है कि किसी भूत के ऊपर कोई तफ्तीश की गई है या किसी भूत को पकड़ा गया है या कोई ऐसे प्रमाण मिले हों किसी ने भूत को मार डाला या भूत ने किसी को मार डाला। सिर्फ अफवाह के अलावा आज तक कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तो बहुत मिले, लेकिन प्रत्यक्ष प्रमाण कोई नहीं मिला कि ऐसी कोई घटनाएं हुई हैं। कहा जाता है कि जो सबसे प्रचलित और सबसे पुख्ता कहानी वहाँ के स्थानीय लोग मानते हैं कि जब किले का निर्माण हो रहा था तो इस किले के निर्माण में जब राज परिवार वहाँ रहा आकर, तो उसी राज परिवार में कुछ दिनों बाद एक रानी का जन्म हुआ। उस रानी का नाम था रत्नावती। 18 वर्ष की जब वो राजकुमारी हुई रत्नावती, रानी रत्नावती, तो कहा जाता है कि वो इतनी खूबसूरत थी कि आसपास के क्षेत्र में, आसपास जितने राजा थे, आसपास के जितने राजकुमार थे, सब उन पर मोहित हो गए थे और सभी अपने प्रस्ताव भेजते थे। कहीं कोई राजा का प्रस्ताव आता था कि हमसे शादी कर लें, विवाह कर लें, कहीं किसी राजा का प्रस्ताव आता था कि हमसे विवाह कर लें, कहीं किसी राजा का प्रस्ताव आता था हमसे विवाह कर लें। और धीरे धीरे चारों ओर पूरे राज्य में इस बात की चर्चा फैल चुकी थी कि रानी रत्नावती या राजकुमारी रत्नावती इतनी खूबसूरत हैं कि उनकी सुंदरता के, उनके रूप के चर्चे चारों ओर हैं। एक बार रत्नावती अपने
सहेलियों के साथ, अपनी सखियों के साथ भानगढ़ के किले के पास बाजार लगती थी, उसी बाजार में जा रही थी, घूम रही थी। तभी वहाँ पर एक तांत्रिक उन्हें देख रहा था। उस तांत्रिक का नाम था सिंधु खेड़ा। सिंधु खेड़ा नाम का तांत्रिक उन्हें देखकर उन पर मोहित हो गया और उसने मन में संकल्प बना लिया कि इसे प्राप्त करना ही मेरे जीवन का लक्ष्य है। रत्नावती इत्र की दुकान पर गई, वहाँ से इत्र खरीद रही थी। तभी वो जो सिंधु खेड़ा नाम का तांत्रिक था, उसने एक इत्र की शीशी पर ऐसा तंत्र कर दिया और कुछ इस तरीके से योजना बनाई कि ये जो राजकुमारी रत्नावती हैं, जिस इत्र की शीशी पर, इत्र की बोतल पर तंत्र किया गया है, वो अपने साथ ले जाएं। और उसने ऐसा तंत्र किया था कि जो भी व्यक्ति इस इत्र को अपने ऊपर लगा लेगा, वो उस तांत्रिक सिंधु खेड़ा के पीछे चल देगा, उस तांत्रिक सिंधु खेड़ा पर मोहित हो जाएगा। सिंधु खेड़ा ने जिस शीशी पर तंत्र किया था, इत्तेफाक से वो शीशी भी राजकुमारी रत्नावती जो इत्र पसंद कर रही थी, उनमें उन्होंने पसंद किया। लेकिन जो उनके साथ अन्य उनकी सहेलियां, सखियां या दासियां कहें, कि उनमें से एक ने ये करते हुए, इत्र पर तंत्र करते हुए, जब सिंधु खेड़ा इत्र पर तंत्र कर रहा था, ये करते हुए देख लिया था। और जब वो शीशी लेकर जा रही थी तो उसने बताया रत्नावती को कि इस पर तंत्र किया गया है। तो उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो सिंधु खेड़ा, ये जो तांत्रिक था, ये रत्नावती के पीछे ही चला आ रहा था। और उनकी सखी ने बताया, उनकी सहेली ने बताया कि इस पर इसने ही तंत्र किया है। तो वो चलती हुई जा रही थी तो रास्ते में एक पत्थर था पड़ा हुआ, पत्थर की चट्टान पड़ी हुई थी। तो राजकुमारी रत्नावती वो इत्र की शीशी उसी पत्थर की चट्टान पर फोड़ देती हैं और वो जो इत्र होता है उसी पत्थर पर चारों ओर फैल जाता है। और उसने जो तंत्र किया था तो उसका ये था कि ये इत्र जहाँ भी लगा दिया जाएगा वो चीज़ उसके पीछे चल देगी। और इत्र की शीशी फोड़ने पर वो इत्र पत्थर में लग गया। पत्थर में जब वो इत्र लग गया तो वो जो पत्थर था, वो जो सिंधु खेड़ा तांत्रिक था, उसके पीछे लुढ़कने लगा। लुढ़कते लुढ़कते वो उसके ऊपर चढ़ गया, जिससे सिंधु खेड़ा घायल हो गया और मरने की अवस्था में पहुंच गया। और आखिरी समय जब वो मर रहा था तो उसने, तांत्रिक ने कहा कि मैं श्राप देता हूँ कि ये पूरे किले का हर एक आदमी नष्ट हो जाएगा, हर एक आदमी मर जाएगा और मर के इसी किले में भटकेगा। एक ये कहानी प्रचलित है। एक और कहानी प्रचलित है कि ये जो भानगढ़ है, भानगढ़ के पास में एक और राज्य हुआ करता था, उन्होंने अजबगढ़। अजबगढ़ राज्य के लोग भानगढ़ पर आक्रमण कर देते हैं। अजबगढ़ की सेना काफ़ी बड़ी थी और भानगढ़ की सेना छोटी थी। तो अजबगढ़ के लोग जब भानगढ़ पर आक्रमण कर देते हैं तो इतना कत्लेआम करते हैं कि उसी में सभी को, जो किले के अंदर होते हैं, राजा, राजकुमारी, युवराज या राज परिवार से लोग, दास, दासियां, नौकर, चाकर, सबका कत्लेआम कर देते हैं। और सबके साथ जो पुरुष होते हैं उनके गले काट दिए जाते हैं, हाथ पैर काट दिए जाते हैं। जो महिलाएं होती हैं उनके साथ भी दुर्व्यवहार करते हैं। और कहा जाता है उसी में रत्नावती का भी कत्ल कर दिया जाता है। और इतना बड़ा नरसंहार होने के बाद उन्हीं सब लोगों की आत्माएं उस किले के अंदर भटकती हैं। और बताया जाता है कि आसपास के लोग चीखना, हंसना, रोना, चिल्लाना, पायल, घुंघरू, इन चीज़ों की आवाज़ अक्सर वहाँ सुनने को पाते हैं। लेकिन विज्ञान, समाज, कानून इन चीज़ों को कभी प्रमाणित नहीं करता है, इन चीज़ों को कभी सत्य नहीं मानता है और इन चीज़ों को कोई स्पष्ट रूप से आख्यायित नहीं करता है। लेकिन भारत के भारतीय पुरातत्व विभाग के द्वारा वहाँ पर ऐसा एक बोर्ड भी लगा है कि इस किले में सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले आना मना है। तो बहुत सारे शंका, बहुत सारे संदेह खड़ा करता है। तो ऐसी कहानियाँ भानगढ़ किले से जुड़ी हुई हैं जो मुझे जानकारी के अनुसार आप तक पहुँचाने का अवसर मिला।
ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमसे जुड़े रहिएगा। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।